ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त बात बोली गई है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। तो यहाँ पर अगर आप खुश हो तो इसके लिए भी जिम्मेदार आपके एक्शंस है, आप हो। अगर आप दुखी हो तो उसके लिए भी जिम्मेदार आपके एक्शंस है और आप हो। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप खुश होते हो तो उसका क्रेडिट तो आप आपको देते हो, लेकिन जब आप दुखी हो तो उसका ब्लेम हमेशा आप दूसरों पर थोपते हो। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है उसके लिए जितने बार आप दूसरों को ब्लेम करोगे, उतना ही आप खुद के इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो है वो खो रहे हो। इसीलिए खुद को अगर इम्प्रूव करना है तो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार आप खुद को मानिए। जो भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं उन्होंने हमेशा हार के लिए या फिर फेलियर के लिए खुद को ब्लेम किया है, ना कि दूसरों को, ना कि बाहर के सर्कमस्टेंसेस को। तब जाकर वो इम्प्रूव कर सके हैं और वो सक्सेसफुल बन पाए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 10 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है, और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे। जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं। और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज में ये कौन सा स्टेट है ये आप ज़रूर बताइए। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, स्टेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई, एसटीआई, एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए अब यहाँ पर हम कुछ वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 वर्ड्स है। अब इन 4 वर्ड के जो मीनिंग है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब आपको लगेगा वोकैब जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, वोकैब जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा योगदान ये देता है। अगर आप अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करते हो तो अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है,
और जहां आपको एवरेज 6 मार्क्स मिलने थे वहां आपको 7 या 8 मार्क्स जो है वो भी मिल सकते हैं आपके वोकैब की वजह से। इसीलिए, और ये 7-8 मार्क आपको 1-2 मार्क लग रहे होंगे, लेकिन ये आपको भी पता है कि एक ही नंबर पर कितने रैंक होते हैं। तो इसीलिए 1 मार्क भी अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो कितने रैंक आप ऊपर जा सकते हो ये आप खुद इमेजिन करके देखिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहला वर्ड हमें देखने को मिलता है डिस्पेल। अब डिस्पेल जो है इसका मतलब क्या होता है, फोर्स टू गो अवे। मतलब यहाँ पर क्या है, किसी को दूर जाने के लिए मजबूर करना। ठीक है, तो ये होता है डिस्पेल का मतलब। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ही वॉज हियर टू डिस्पेल द मिथ एंड स्टीरियोटाइप। मतलब यहाँ पर जो भी मिथ है, जो स्टीरियोटाइप है, उसे डिस्पेल करना, उसे दूर करने के लिए यहाँ पर वो आया। या फिर ही डिस्पेल्ड हिम टू अवॉइड कोरोना वायरस ऐसा भी हो सकता है। फिर दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ग्रीप। ग्रीप का मतलब होता है कंप्लेन या फिर शिकायत। अब यहाँ पर हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि माई वन रियल ग्रीप अबाउट द ट्रैक पैड इज क्लिकिंग मैकेनिज्म। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर कंप्लेंट की बात की जा रही है। तो अगर आपको किसी के भी लिए कंप्लेंट है तो आप ग्रीप जो है उसका ये वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जब भी आपको कंप्लेंट वर्ड यूज़ करना है तो आप ग्रीप का वर्ड, ये जो वर्ड है, इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है विटलेस। विटलेस का मतलब होता है लैकिंग सेंस या फिर अंडरस्टैंडिंग या फिर जजमेंट, है ना, कि कोई हम जो जजमेंट है वो समझ नहीं पा रहे हैं, कोई जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। खासकर जो रिलेशनशिप में है उन्होंने ये वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। बोलते हैं ना अक्सर कि तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो, तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो मुझे, तुम नहीं समझ सकते। तो उसके जगह पे आप ये जो वर्ड है इस्तेमाल कर सकते हो, विटलेस। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड नो अदर प्रेसिडेंट वुड बी सो विटलेस एज टू वेस्ट प्रीशियस टाइम एंड रिसोर्सेज विथ मैजिकल थिंकिंग अबाउट क्विक मिरेकल क्योर। तो ये जो चीज़ है ये हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है लोक्यूश। लोक्यूशियस मतलब टॉकेटिव, मतलब बातूनी, बहुत ज़्यादा बातूनी अगर कोई होगा। तो क्या है कि ही वॉज पोर्ट्रेड एज अ फुलिश ग्यूरिलियस ओल्ड मैन इन दैट ड्रामा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग जो इसके समानार्थी होते हैं वो भी आपको काम आते हैं, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो भी आपको काम आते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस है ये आपको पता रहना चाहिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए। उसी के साथ साथ आपके पूरे दिन भर में ये जो वर्ड्स हैं इनके इस्तेमाल कोई भी सेंटेंस में ज़रूर कीजिए। जो रिलेशनशिप में है उन्हें सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना काफ़ी आसान जाएगा, आज ही के दिन वो पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है चलिए, तो अभी हम यहाँ पर हमारे एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज और एक्सप्लेन सेक्शन पर जाते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है वो इंडिया चाइना के बारे में ही बात कर रहे हैं, इंडिया चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। और कल का जो आर्टिकल रहेगा, मतलब कल जो आने वाला रहेगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में वो बात करें। क्योंकि आज ही जो गैंगस्टर है उसका एनकाउंटर किया गया है। अब आज हम इसके बारे में नहीं देखेंगे, बताने को तो मैं बता सकता हूँ आपको कि सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है। जब हैदराबाद का जो एनकाउंटर हुआ था उस टाइम पर एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो अगर आप टाइप भी करोगे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ पर हैदराबाद जो है उसकी जगह पर आप अभी जो ये केस हुआ है एनकाउंटर का वो आप देख सकते हो, वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में वो सब तो सेम ही रहेगी। और उसी के साथ कल भी इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आएंगे। तो कल के इसमें कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, अच्छी तरीके से हम उसे समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है चाइना के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब चाइना के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी कवर की हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टास्क आफ्टर गालवान जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस पर हम एक बार नज़र डालेंगे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ये बात कर रहा है। ये वाला आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो माइग्रेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, माइग्रेंट जो है उनके बारे में बात की जा रही है। उसी के साथ ये रेमडेसिविर इफेक्ट है ना, जो वैक्सीन है, जो यहाँ पर टैबलेट है, उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो इस तरीके से आर्टिकल्स है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें बिहाइंड द मार्केट रिबाउंड, यहाँ पर जो मार्केट रिबाउंड हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर अगेन गालवान जो है उसके बारे में बात की गई है। तो इस तरीके से पूरा सिनारियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, यहाँ पर हम कुछ न्यूज़ आर्टिकल भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो राजनाथ सिंह जी उन्होंने इनॉग्रेट किया है 6 न्यू ब्रिजेस जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरियाज़ में।
रिटेल इन्वेस्टर्स डबल पेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग। उसी के साथ पैंगोंग सो लेक जो है उसके रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और उसी के साथ साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस और कौन बनेगा आईएएस सीरीज़। ये जो दो चीज़ें हैं ना भाई साहब, ये मतलब करंट अफेयर आपका खतरनाक तरीके से करवा देगी। आप किसी को भी पूछ लीजिए, जो एमएम एकेडमी फैमिली के मेंबर्स है उनसे आप किसी को भी पूछ लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये जो सीरीज़ है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से, कितनी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से जो करंट अफेयर्स है, पीआईबी हो, न्यूज़पेपर हो, एआईआर हो, स्टैटिक हो, सभी तरह के क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए जाते हैं, जिससे कि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए। और कुछ अब जो यूट्यूब चैनल है उस पर ही कुछ डेमो लेक्चर जो है वो भी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं पैंगोंग सो की। पैंगोंग सो जो है फोकस में है, एज ट्रूप जो है वो यहाँ पर डिसेंज कर रहे हैं एट 3 फैक्शन पॉइंट्स। चाइना और इंडियन फोर्सेस थर्सडे को यहाँ पर 2 किलोमीटर पीछे आए हैं। अब बहुत ये भी बोला जा रहा है कि चाइनीज ट्रूप जो है वो 3 किलोमीटर अंदर आई थी और 2 किलोमीटर जो है वो बाहर गई है। तो मतलब क्या वो इंडिया के अंदर ही है, इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही है ना। ऐसा कई बार आपको सी सैट जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इंसान है वो 3 किलोमीटर वेस्ट में गया, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर वो फिर से वेस्ट ईस्ट में आया, तो अब वो एक्चुअल में जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वहाँ से कितने दूर खड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक न्यूज़ आर्टिकल से सीसैट का क्वेश्चन भी बन सकता है। खैर, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि चाइनीज जो और इंडियन फोर्सेज जो है थर्सडे को 2 किलोमीटर पीछे आए हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर कहाँ से, पेट्रोलिंग पॉइंट जो है 17 है वहाँ से। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये मजाक में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक ट्वीट मैंने पढ़ा था ट्विटर पर आप फॉलो कर रहे हो या नहीं, फॉलो कर लो। तो इस तरीके से मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, उसमें इस तरीके की बात की गई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो देखने हो। पेट्रोलिंग पॉइंट्स हमने कल ही डिस्कस किया था, पीपी क्या होते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं, कल के न्यूज़ आर्टिकल में कवर किया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक भी न्यूज़ आर्टिकल मिस मत किया कीजिए, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पीछे हटने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। अब ये क्लियरली अनदर राउंड ऑफ टॉक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली पैंगोंग सो लेक के वहाँ पर, है ना। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें, न्यू दिल्ली में सोर्सेस ने कहा है कि WMCC लाइकली टू मीट फ्राइडे और कॉप कमांडर जो है वो नेक्स्ट वीक। अब WMCC क्या है ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, तभी तो मज़ा आएगा। न्यूज़ में तो आपको WMCC बता दिया आपने, अगर सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपने न्यूज़पेपर में देख लिया कि अच्छा WMCC जो है ये, पर WMCC क्या है यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है कि आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट नहीं आएगा कि न्यू दिल्ली सोर्सेस ने ये कहा है करके, लेकिन आपको WMCC के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पीपी जो पेट्रोलिंग पॉइंट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग द मीट चाइना जो है वॉज नॉट इवन मेंशनिंग पैंगोंग सो, ठीक है, ओनली वेन इंडिया जो है उसने कहा कि यहाँ पर अदर एरियाज जो है जैसे कि पैंगोंग सो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है भैया, हम यहाँ पर अग्री कर लेंगे, है ना। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एट द मोमेंट कि चाइना जो है उसने यहाँ पर फिंगर 4 जो है उसे यहाँ पर वैकेट करना चाहिए। फिंगर 4 अब तक आपने वो वीडियो देख लिया होगा जहाँ पर मैंने सारे फिंगर जो है वो भी समझाए हुए हैं और अलग अलग फिंगर्स हैं, मतलब अलग अलग एरिया आप चेक पोस्ट जो है वो समझ सकते हो। तो यहाँ पर फिंगर 4 जो है जहाँ पर कब्जा किया हुआ है वहाँ से चाइना का जो है वो निकलना ज़रूरी है। क्लियर है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो पैंगोंग सो लेके वो नज़र आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो फिंगर जो है अलग अलग फिंगर्स यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ तक जो है हमें देखने को मिल रहा है जो चाइना है उन्होंने कब्जा यहाँ पर जमा कर रखा है। तो ये यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पैंगोंग सो लेक आपको पता होगा ये वाला लेक जो है वो कौन से मूवी में आया था, ये भी है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा था WMCC ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत और स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WMCC वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर। समझ में आ रहा है आपको क्या है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर, ठीक है, एक रैप बन सकता है इससे। ये स्टैब्लिश किया गया था जनवरी 2012 में आफ्टर बॉर्डर टॉक जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उसी के चाइनीज़ काउंटर पार्ट के बीच में हमें देखने को मिल रही थी। WMCC किसके द्वारा हेड की जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है आपको, WMCC के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट आप बताइए। पहला स्टेटमेंट दिया जाएगा कि 2019 में
फॉर्म किया गया था, 2017 में फॉर्म किया गया था, डोकलाम इशू के टाइम पे 2018 में फॉर्म किया गया था, 2019 में किया गया, 2020 में किया गया था। ऐसे आपको रिसेंट इवेंट्स के इसमें पूछा जा सकता है कि अभी अभी फॉर्म किया गया है। आपको लगेगा कि हाँ भैया, यहाँ पर जो कंसल्टेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ये हमें डोकलाम से ही लग रहा है कि भाई चाइना और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो चल रहे हैं डोकलाम इशू के तहत, तो यहाँ पर हम वो मार्क्स सही कर देंगे, लेकिन ये गलत रहेगा। 2012 जो है उसमें स्टैब्लिश किया गया था। उसी के साथ साथ हेड किसके द्वारा किया जाता है? बाय जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ द साइड। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ दे आर इंटरेस्ट टू हेल्प स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड्री टॉक्स में। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर करंट सिचुएशन अगर देखें तो अपीयर हो रहा है कि चाइना जो है उसने यहाँ पर जो परसेप्शन है एलएसी का वो ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर होल्डिंग लाइन यहाँ पर टैक्टिक्स अगर आप देखो तो बैक की गई है लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स। ठीक है, और तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा। जो कौन बनेगा है सीरीज है उसमें इस पर भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा। चलिए अगले यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी जो है इनॉग्रेट कर रहे हैं 6 न्यू ब्रिजेस जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरियाज में। तो अब यहाँ पर न्यूज़ बेसिकली अगर आप देखो तो क्या है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो है थर्सडे को उन्होंने इनॉग्रेट किया है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बट ऑब्वियसली कि यहाँ पर नॉर्मल जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो मतलब नॉर्मली आप फिजिकली वहाँ पर नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके द्वारा जो 6 ब्रिजेस है उनका यहाँ पर इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर ये सीमलेस कनेक्टिविटी जो है लोगों को वो प्रोवाइड करेंगे। लॉजिस्टिक सप्लाई, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट जो है इस रीजन में वो भी इससे काफ़ी अच्छा हो सकता है। देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है उससे स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी एडवांटेज जो है वो मिलता है। अब इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ऑफ द ब्रिजेस ये नरहनला कथुआ डिस्ट्रिक्ट में, और 4 ब्रिजेस जो है वो अखनूर पल्लावान रोड जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में उसमें हमें देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट अखनूर, ये जो है रोड 4 ब्रिजेस जो है वहाँ पर लोकेटेड है। सभी 6 ब्रिजेस जो है कंस्ट्रक्ट किए गया है बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट संपर्क। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट संपर्क। तो इससे सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट संपर्क जो है ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, तो ये क्या है? तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो करने के लिए है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जो चाइना है उनके साथ जो वार्तालाप है वो करने के लिए। आप वो समझ सकते हैं ना कि भाई संपर्क हो रहा है, चाइना के साथ संपर्क किया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सही हो। तीसरा होगा ब्रिजेस जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, और चौथा हो सकता है नन ऑफ द अबव, या फिर और कोई स्टेटमेंट डाला जा सकता है। तो इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए प्रोजेक्ट संपर्क बेसिकली किस बारे में है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट संपर्क के अंडर में एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं दर्शाता है प्रोजेक्ट संपर्क, लेकिन ये इसके अंडर में हमें 4 ब्रिजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेंथ जो है 6 ब्रिजेस की वो यहाँ पर मिनिमम 30 मीटर तो मैक्सिमम 300 मीटर जो है देखने को मिल रही है, और टोटल कॉस्ट इसकी इतनी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आता है टास्क आफ्टर गालवान। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक एडिटोरियल हमें देखने को मिल रहा है टास्क आफ्टर गालवान। गालवान जो है उसके बाद क्या टास्क रहेगा। तो यहाँ पर इंडिया जो है चाइना के एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसी जो चल रही है 21st सेंचुरी में, किस तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशन नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं चाइना को, ये सिर्फ हमारे ही लिए नहीं बल्कि ये सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशन इसका होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, चाइनीज ग्लोबल ड्रीम एंड नेशनल ग्लोरी, इसके बारे में 2012 मतलब ये तो चाइना का है ही ना, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि जियालैंड जो है ये यहाँ पर जो 8 कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है ना, तो उस पर भी अब चाइना जो है वो हो सकता है क्लेम करना शुरू कर दे कि भैया यहाँ पर हमारे जो पूर्वज है उन्होंने इस पर राज किया था, वो इसके साथ डूब गए थे, इसलिए वो भी हमारा है, 8वां पूरा कॉन्टिनेंट ही हमारा है, पूरा एशिया हमारा है, पूरी दुनिया हमारी है। फिर वो ऐसा हो सकता है ना। तो ये ग्लोरी वोरी ये सब तो करना उनका काम है। डोकलाम से चाइना जो है उसने अपने ग्लोबल फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी एक्सपांड किए हैं। 100 कंट्रीज़ के साथ BRI जो है वो साइन कर लिया है। US चाइना ट्रेड वॉर जो है वो यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव तरीके से चल रहा है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फिशरीज़ है आसियान मेंबर्स में वो भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। पाकिस्तान प्रैक्टिकली जो है वो चाइना का एक जो बोल सकते हैं हम एक सब सेट जो है वो बन चुका है। यहाँ पर 62 बिलियन का CPEC जो है वो हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। चाइना क्या करता है, 2 तरीके की पॉलिसी अपनाता है।
एक तो हमारे पूर्वज यहाँ पर रहे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर पैर डाला था, उन्होंने यहाँ पर सुसु की थी, इस तरीके से वो टेरिटोरियल क्लेम करता है। दूसरी तरफ जहाँ पर छोटी छोटी कंट्रीज है, जहाँ पर उसे ये करने की जरूरत नहीं है, वहाँ उन्हें कर्जों में डुबा देता है। मतलब क्या है, जो डेब्ट ट्रैप है वो कर लेता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें चाइना की देखने को मिलती है। पाकिस्तान के साथ वो डेब्ट ट्रैप जो है ये अपना रहा है। श्रीलंका का हमें पता है, जो अलग अलग पोर्ट्स है वहाँ पर उसने इसी तरीके की चीज़ें की है। नेपाल जो है इज नो लॉन्गर ऑन आवर लिस्ट ऑफ ऑल वेदर फ्रेंड्स। चाइना जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है श्रीलंका में, बांग्लादेश में, है ना, दोनों भी सिग्नेटरीज है BRI के, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर क्या है कि वन फोरम वी नीड टू बिल्ड ऑन एंड प्रोवाइड लीडरशिप कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US मेंबर्स इन 2007, इस तरीके का हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जहाँ पर क्या है कि जो जो चाइना के अगेंस्ट में कंट्रीज़ है, जो चाइना के विपरीत सोचती है और उनको उनके खैरात की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी कंट्रीज़ को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब इंडिया ने प्रपोज करना चाहिए एक्सपांशन ऑफ द क्वाड स्कोप, है ना, यहाँ पर पॉसिबल एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। और उसी के साथ साथ कलेक्टिव डिफेंस आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। क्लॉज लाइक 5 क्लॉज ऑफ नाटो, जहाँ पर जो नाटो के जितनी भी कंट्रीज है, अगर एक पर भी कोई हमला होता है तो सब जाकर भिड़ना शुरू कर देते हैं। उस तरीके का यहाँ पर कुछ होना चाहिए, जहाँ पर एक पर अटैक हो तो मेंबर जो है वो सभी पर अटैक हुआ है ऐसा कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर नॉट जस्ट स्कोप, मेंबरशिप जो है कॉड की वो यहाँ पर एक्सपांड की जानी चाहिए। वियतनाम जो है ऑलरेडी कीन है इसे ज्वाइन करने के लिए। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, ये भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और ये भी अगर यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा एक जो इम्पैक्ट है वो हमें इस स्क्वाड में देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक फ्रंट में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसने वेलकम करना चाहिए US का प्रपोजल G7 को एक्सपांड करने के लिए, जहाँ पर इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जो है वो यहाँ पर एक्सपांड करने की बात की जा रही है विदाउट चाइना, है ना, विदाउट चाइना एज अ मेंबर। तो ये भी चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि जहाँ पर भी चाइना ना हो वहाँ पर अगर ग्लोबल एक्सपांशन की बात की जा रही है तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि वहाँ पर क्या रहेगा, जहाँ चाइना है वहाँ इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा, पैसे के थ्रू है, किसी भी थ्रू। जहाँ चाइना नहीं है, जिस ग्रुप में चाइना नहीं है, वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर हम उसके अगेंस्ट में जो चीज़ें हैं वो तैयार कर सकते हैं। और ख़ासकर ऐसे ग्रुप जहाँ पर USA जो है वो मौजूद है ना। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर काफ़ी बेटर चीज़ जो है वो हो सकती है। रिलेशनशिप जो है रशिया के साथ वो स्ट्रेंथन करना, जो पुतिन है उसको भी एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि यहाँ पर चाइना के साथ भी अपना बिजनेस जमाया हुआ है, इंडिया के साथ भी उसका बिजनेस है। और जिस तरीके से उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं तो वो ना ही इंडिया के साथ अपना रिलेशन खराब कर सकता है, ना ही चाइना के साथ कर सकता है। इसीलिए अगर हम यहाँ पर रशिया को भी अपने साथ रखते हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो मीडिएटर का काम है डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा यहाँ पर पुतिन जो है वो कर सकता है, ठीक है, अपना पुत्या। तो यहाँ पर अब CPEC जो है उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो CPEC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने देखा हुआ है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये एक कलेक्शन है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है थ्रू आउट पाकिस्तान सिंस 2013। और ये अगर देखा जाए तो कहाँ से जाता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो जाता है। और इसके लिए काफ़ी अग्रेशन जो है वो इंडिया ने दिखाया हुआ है। इंडिया ने कहा है कि इसका जो कामकाज है वो बंद होना चाहिए। 3000 किलोमीटर लॉन्ग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखने को मिलता है, जिसमें हाईवे है, रेलवे है और पाइपलाइन है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। आपको अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाएगी सिर्फ हाईवे है तो वो स्टेटमेंट गलत रहेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें कुछ होती है, माइन्यूट चीज़ें होती है। देखिए एकदम छोटी चीज़ है, आपको CPEC के बारे में पता भी होगा, आपने सुना भी होगा, लेकिन ये होता है स्पेसिफिकली पढ़ना। ओरिजिनली वैल्यू जो है वो इतनी हमें देखने को मिल रही थी, उसके बाद ये वैल्यू जो है वो बढ़ती गई। स्टेटस अगर देखा जाए तो एनर्जी प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बोला जा रहा है कि 2020 जो है तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। CPEC जो है इंडिया को कंसर्न क्यों कर रहा है, जैसे मैंने आपको कहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो CPEC ग्वाधार को यहाँ पर काशगर जो है चाइना में वहाँ कनेक्ट कर रहा है। अब चाइना के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो है ये चाइना के वेस्टर्न पार्ट में आता है और चाइना पूरी तरीके से डेवलप अगर देखा जाए तो वो है ईस्टर्न पार्ट में, और वेस्टर्न पार्ट उसका डेवलप नहीं है। मोस्ट ऑफ दी हमें वहाँ पर डेजर्ट इसी तरह की चीज़ें देखने को, पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है।
तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एरिया में ये चीज़ आएगी, नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पर जो उन्हें ऑयल के कंटेनर्स है तो यहाँ से पास होंगे, बट ऑब्वियस है स्ट्रेट ऑफ कहाँ से, हॉर्मोज से यहाँ से पास होंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से जाएंगे, फिर साउथ चाइना सी से वो चाइना में एंटर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से होता है तो यहीं से टैंकर जो है वो कम दामों में यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कम एफर्ट्स में यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और फिर ओवरऑल चाइना में स्प्रेड किए जा सकते हैं। उसी के साथ जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है चाइना से, वो यहाँ से चाइना ले सकता है। उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर अगर चीज़ें आएगी तो बट ऑब्वियसली ये वाला एरिया जो है यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। अब ये एरिया डेवलप होगा तो बट ऑब्वियसली काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन इंडिया को प्रॉब्लम है कि ये पीओके में से जाता है। पीओके बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया का पार्ट है, इंडियन सोवरेनिटी का पार्ट है। तो ऐसे सिनारियो में सीपीईसी जो है ये चाइना के मतलब ये बट ऑब्वियस है ना कि अगर कोई और कंट्री जो है वो क्लेम करे कि हमारी टेरिटरी है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया की टेरिटरी है, और उस टेरिटरी में से वो कुछ अपना प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है, तो इसमें आपत्ति तो रहना ही है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया जो है वो आपत्ति हमेशा जताता है, और इसी वजह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसे भी इंडिया ने बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया है। अब यहाँ पर बिसाइड इंडिया जो है वो ग्रेट डील शेयर करता है ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट विद चाइना एंड पाकिस्तान, और कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों के साथ ही कंटिन्यूसली चलते रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने हमारे आर्टिकल में देखी है, जो स्टैटिक पोर्शन से इम्पॉर्टेंट है, वो है नाटो, है ना। तो नाटो के बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्या है बेसिकली, तो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 30 नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। स्टैब्लिश किया गया था वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा, साइन की गई थी 1949 में। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल बेल्जियम में देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशन मोन्स बेल्जियम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि इन कंट्रीज़ में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो ये सभी कंट्रीज़ को लगेगा, मतलब फील करेंगे कि हम पर हमला हुआ है, और सभी एक साथ मिलकर अटैक जो है वो छेड़ देंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है नाटो की। तो इसी तरीके का एक ग्रुप जो है वो बनाया जाना चाहिए, और इस ग्रुप को प्रॉपर तरीके से जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनके साथ मिलकर अगर बनाया जाए तो हो सकता है कि चाइना जो है उससे साथ लड़ने में हम यहाँ पर काफ़ी सक्षम हो जाए। क्लियर है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, जहाँ पर इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट जो है वो यहाँ पर म्यूचुअल डिफेंस यहाँ पर अग्री करते हैं, और उसी के कलेक्टिव डिफेंस के साथ ही काम करता है। पॉलिटिकल अगर देखा जाए, नाटो प्रॉमिस करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एंड उसी के अनेबल मेंबर्स टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड, जिससे कि सॉल्व किया जा सके प्रॉब्लम। क्लियर है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मल्टीनेशनल बैटल ग्राउंड्स। ओके, तो ये कौन कौन से बैटल ग्राउंड्स हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि बिहाइंड द मार्केट रिबाउंड, जो मार्केट है जो यहाँ पर रिबाउंड हुआ है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेंडेमिक की वजह से ओवरऑल स्लो डाउन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कितना लो आ गया था। मार्च अगर 23 देखा जाए तो कितना लो आ गया था। अब यहाँ से ऊपर से आप देखिए कितना नीचे आ गया था, लेकिन अब यहाँ पर फिर से रिबाउंड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर 40% जो है सिंस हिटिंग लो ऑफ 2598.24 23 को यहाँ से रिबाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाउ हैव स्टॉक मार्केट बिहेव ग्लोबली कैसे, तो यूएस में अगर आप देखोगे जून क्वार्टर में तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट जो है वो गेन हुआ था 18% का, और बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर जो है अमेरिकन इंडाइसेस में सिंस 1998 हमें देखने को मिला था। और ये तब आया जब और न्यू कोविड केसेस जो है वो यूएसए में स्प्रेड होना शुरू हुए थे। S&P जो है और डॉव जोन्स जो है इंडस्ट्रियल एवरेज, ये राइज हुआ था बाय ओवर क्वार्टर। ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन स्टॉक जो है एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड एन S&P 500 जून में। चाइनीज स्टॉक जो है वो भी सर्ज हुआ था, और दोनों जो है यहाँ पर हमें रिकॉर्ड शार्प रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही है। अब मार्केट जो है ऊपर क्यों जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है ना। हमने यहाँ पर ये तो देख लिया है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, अलग अलग ग्लोबली अगर देखा जाए तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है। नियरली 40% जो गेन है इंडिया में, वो इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस BSE NSE सिंस मार्च 23 वो यहाँ पर इतने नीचे आ गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट जो है काफ़ी वीक थे, है ना। और उसी के साथ साथ इंडिविजुअल जो अपने पास कैश रख रहा है उसमें भी काफ़ी अनसर्टेनिटी थी। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ऐसा हुआ है कि दोनों ही इंडाइसेस जो है यहाँ पर राइज हो गए हैं। राइज क्यों हुए हैं, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिसी रेट जो है वो कट किए हैं।
उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर लिक्विडेशन जो है, लिक्विडिटी जो है वो इंजेक्ट करने का काम किया है फाइनेंशियल मार्केट में, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से एक अश्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है और उसी के साथ साथ एक सेंटीमेंट जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है कि हाँ, सरकार यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए काम कर रही है। मतलब देखिए, अगर मैं आपको आसान शब्दों में ये इकोनॉमी जो है वो समझाने की कोशिश करूँ तो समझ लीजिए कि कुछ हाउस होल्ड्स है, ठीक है, कुछ हाउस होल्ड्स है। अब ये जो हाउस होल्ड्स है इनके पास 100 रुपए है, सभी के पास 100 रुपए है। अब यहाँ पर सभी के पास 100 रुपए है, तो जो इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्री नॉर्मली फंक्शन कर रही है तो ये करेगी, है ना। तो बट ऑब्वियसली कि नॉर्मली इंडस्ट्रीज अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्या होगा, तो ये जो इंडस्ट्रीज है, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। अब समझ लीजिए कि इनके पैसे जो है पूरे खत्म हो जाते हैं, पूरे ही खत्म हो जाते हैं। तो अब ये इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी क्या, हम सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। नहीं करेगी तो शेयर मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, बट ऑब्वियसली नीचे जाएगा। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है, ऐसा कुछ किया जाता है जिसके तहत लोगों के पास फिर से 100 रुपीज़ जो है वो आ जाए। तो अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है फिर से अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद जो है वो जाग जाएगी। तो जब उम्मीद जाग जाएगी तो बट ऑब्वियसली शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एकदम आसान शब्दों में, लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ समझाने की कोशिश की है और ये इसलिए यहाँ पर की है कि कई बार हमने जो शेयर मार्केट है काम किस तरीके से करता है वो हमने देखा हुआ है, और जो इकोनॉमी के लेक्चर्स रहेंगे MM एकेडमी ऐप पर, उस पर और भी डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ। अब यहाँ पर बिहेवियरल जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ की नंबर्स हम देखते हैं। अगर हम एवरेज इन्वेस्टर देखें, जो यहाँ पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड देखने को मिलते हैं, वो 3 लाख थे, है ना। CDSL, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL जो है ऐड किए गए 19.6 लाख इन्वेस्टर अकाउंट 3 मंथ्स में। ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्टॉक एक्सचेंज डाटा अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पर शार्प जंप जो है दिखा रहा है मार्केट शेयर में ऑफ नॉन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनका यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है कैश सेगमेंट में, वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो हाउएवर उनका डिक्लाइन जो है फ्लो में नए इन्वेस्टर्स का वो देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। और SIP रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर एवरेज 9.8 लाख का हमें देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पर, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो है उसमें यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। सीनियर ऑफिशियल अगर देखें म्यूचुअल फंड पे, उन्होंने कहा है साइजेबल नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो यहाँ पर ट्रांजेक्ट करते थे फिजिकली, वो अब नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, है ना। लेकिन जो ब्रांचेस रीओपन की गई है तो उसकी वजह से थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये जो मूवमेंटम हमें यहाँ पर मिला है, जो यहाँ पर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो क्या सस्टेन कर पाएगा। बिग कंसर्न है मार्केट के लिए अराउंड द वैल्यूएशंस। यहाँ पर फाइनेंशियल 2021 अगर हम देखा जाए वॉश आउट है अर्निंग्स के मामले में, है ना। जितनी भी निफ्टी कंपनीज है, निफ्टी 50, तो वो यहाँ पर वॉश आउट है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक कंसर्न है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंक के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज नीचे जा रही है, अगर उनको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए ऊपर आने के लिए, तो वो भी बैंक्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, NPA की वजह से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से। तो अब यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ये नीचे ही जा रहे हैं, है ना। और अनदर कंसर्न ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो डिमांड है वो भी इंक्रीज नहीं हो रही है। लोग जो है वो कुछ खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो सेविंग्स है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी यहाँ पर आते हैं। पॉजिटिव जो है करंट रैली में, वो पार्टिसिपेशन है यहाँ पर ब्रॉडर इंडाइसेस का, मिड कैप एंड स्मॉल कैप अलॉन्ग निफ्टी एंड सेंसेक्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि कुछ सेंस है मार्केट में कि मेडिकल सोल्यूशन जो है कोविड-19 का, वो यहाँ पर कपल ऑफ मंथ्स में आ जाएगा और ये काफ़ी एक राहत जो है मार्केट को वो दे सकता है। क्योंकि मार्केट में अभी भी डर है कि भैया खोलेंगे और कब हमें दुकानें बंद करने की ज़रूरत पड़ जाए, है ना। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर इसकी दवाई आ जाती है तो ये बिग साइन है कि भैया 2 महीने में 3 महीने में दवाई जो है वो आ सकती है। अगर आ जाए तो फिर काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो सकता है। क्लियर है। तो ये पूरा पिक्चर जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है रिटेल इन्वेस्टर जो है डबल पेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो जैसा हमने यहाँ पर अभी ये वाले इसमें देखा था कि बिहेवियर रिटेल इन्वेस्टर्स का कैसा हो रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है उनका पेस यहाँ पर डबल हो रहा है ऑफ अकाउंट ओपनिंग।
अब यहाँ पर थ्रू डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उन्होंने मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है हैड बीन इन द फोर फ्रंट ऑफ रैली दैट सॉ बेंचमार्क इंडाइसेस राइज। ठीक है, जो राइज हमें देखने को मिला उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनका सबसे बड़ा योगदान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लास्ट 3 months have not only seen a sharp rise in the number of investors, जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स है उसमें, ठीक है, हमें जो शेयर है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का उसमें भी जंप यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने यहाँ पर डैश मार्केट में क्रिएट किया है, जो मार्केट इतना बुरी तरीके से नीचे गिरा था। अब ओवर द 3 months अगर हम देखें तो जो चीज़ हमने वहाँ पर देखी है वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ने ऐड किया 19.6 लाख इन्वेस्टर्स अकाउंट, एवरेज 6.5 लाख अ मंथ। तो इतने ज़्यादा अकाउंट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, कैश सेगमेंट जो है ट्रेड का वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि जब भी जो लोग हैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो दर्शाती है कि इकोनॉमी किस तरीके से जाने वाली है, किस तरफ जाने वाली है ना। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब रश जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का और उनके राइजिंग शेयर का कैश सेगमेंट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सरप्राइज्ड है कि भैया ये क्या मतलब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये शेयर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का वो जंप हुआ है 68% से जून में। ठीक है, राइज जो है रिटेल शेयर के कैश सेगमेंट में वो भी यहाँ पर कोइंसाइड हुए हैं ग्रोइंग कैश वॉल्यूम के साथ। बट ऑब्वियस है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप किसी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बैंक में एफडी जमा कर रहे हो, बैंक ये एफडी का क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट रेट तो मिल रहा है लेकिन बैंक जो है वो इसे लोन में घुमाता है ना। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको एकदम ही सिंपल सा एग्जांपल बताया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हो तो जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा वो कमाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी बैंक में जो एफडी है वो डाल रहे हो और वो आपको 10% भी दे रहा है, अब तो खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर 10% भी दे रहा है तो वो कम से कम 12% जो है सामने वाले पर चार्ज कर रहा है, तब जाकर आपको 10% दे पा रहा है। इससे ज़्यादा ही करता है, लेकिन मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके का यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमाया जाता है। कोई भी यहाँ पर नुकसानी का धंधा नहीं करता है। अब यहाँ पर इक्विटी स्कीम अगर देखा जाए, देखिए इक्विटी एंड डेप्थ ये दो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए एक एक वर्ड से मैं आपको जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जब भी क्या होता है कि अगर मैं कोई बिजनेस ओपन कर रहा हूँ और अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आइदर मैं लोन ले सकता हूँ बैंक से, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर शेयर जो है वो निकाल सकता हूँ जिससे कि मैं पैसा जो है वो लोगों से ले सकूँ। अब जब मैं लोन ले रहा हूँ मतलब ये हो गया डेप्थ, है ना, ये क्या हो गया, डेप्थ हो गया, मतलब मुझे कर्जा लिया हुआ है मैंने, कर्जा जो है वो चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो या नुकसान हो, मुझे जो पैसा लिया हुआ है वो देना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैं शेयर से पैसा उठाता हूँ तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि मैं ये लोग जो है मेरे कंपनी में ओनरशिप दे रहे हैं, कंपनी में जब ओनरशिप दे रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि अगर मुझे लॉस होता है तो इनके भी लॉस रहेगा, अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो इनका भी प्रॉफिट रहेगा। अब यहाँ पर जो अंबानी है उन्होंने क्या किया है, नेट जीरो डेप्थ कंपनी बनाने की कोशिश की और मतलब हो भी गए सफल। तो उन्होंने क्या किया है, बेसिकली ये जो चीज़ है ये चीज़ यहाँ पर बढ़ा दी, है ना, रेदर देन ये उन्होंने ये चीज़ बढ़ाई, मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेकर आ गए। इन्वेस्टमेंट लेना मतलब हम ये दूसरा भाग इसका समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाओ, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि इक्विटी स्कीम जो है उसमें नेट इनफ्लो जो है इनटू इक्विटीज है वो गिरा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसलिए हमने जो म्यूचुअल फंड का देखा था वो हमें यहाँ पर रिलेट करता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो हम भारत जो है वो देखने को मिलता है और हमें यहीं आना पड़ेगा। ये वो स्टेट है जो मैंने आपसे मैप में पूछा था, तो ये है राजस्थान। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें बतानी थी। तो राजस्थान जो है एरिया क्या है, कितना बड़ा है, सबसे बड़ा स्टेट है क्या, उसी के साथ साथ कौन कौन से स्टेट को बॉर्डर करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, उसी के साथ साथ इसमें कौन सा नेशनल पार्क है क्या, या फिर बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है क्या है, कौन सी रिवर्स फ्लो होती है क्या, बारिश कितनी होती है, मिट्टी किस तरीके की होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें ग्रो की जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारी वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।